हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेक्चर 20 ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। कल हमने लेक्चर नंबर 19 किया था और बड़ा सिंपल और आसान सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्या किया था, क्या डिस्कस किया था, वो चले हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो कल हमने देखा था कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज़ को हमने स्टार्ट किया था, जो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का सेकंड नंबर फेज़ है, उसको स्टार्ट किया था हमने। और हमने ये देखा था कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर जो 3 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके अंदर हमने नेसेसिटी चेकिंग की स्टेज को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस चेकिंग को चेक किया था और उसके बाद हम फिजिबिलिटी चेकिंग के ऊपर चले गए थे। तो ये कल हमने बड़ी डिटेल के अंदर लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस किया था और आज हम लेक्चर नंबर 20 में क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं एनालिसिस की टेक्निक्स क्या होती हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन और इस चीज़ को समझेंगे कि एनालिसिस की टेक्निक से हमारा क्या मतलब है, फिर एनालिसिस चेकलिस्ट क्या होती है और फिर उसके बाद चेकलिस्ट आइटम्स क्या क्या हैं। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो एज अ होल एक ही टॉपिक है एनालिसिस टेक्निक, और उसके अंदर आपका एक सब पॉइंट आ रहा है एनालिसिस चेकलिस्ट, और उसके अंदर ही आपका एक और सब पॉइंट आ रहा है चेकलिस्ट आइटम्स। तो चलें देखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जो आप सेकेंड फेज परफॉर्म करवा रहे हो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई है तो वो इसी पॉइंट से है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखते हुए करें, और मैं आप सब लोगों को रेकमेंड करूंगा कि एनालिसिस टेक्निक्स को माइंड में रख के समझने के बाद आप अगला काम ये करें कि जो चीज़ मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा उसको आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर को माइंड में रख के उसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करें, फर्स्ट फेज उसके ऊपर पूरा इंप्लीमेंट करें जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद सेकंड फेज को इम्प्लीमेंट यानी कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करें एनालिसिस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। और उसके बाद आप लोग ये कोई गूगल के ऊपर जाकर कोई फाइल वगैरह अपलोड करके उसका लिंक भी शेयर करके मुझे चेक भी करवा सकते हैं, और जहाँ जहाँ जो पॉसिबल मिस्टेक्स होंगी मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको फाइंड आउट करके आपकी करेक्शन भी करवाऊँ। और इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है, वो तो आपको पता ही है, रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सीखने वालों के लिए हमने वो ग्रुप बनाया है, और उसके अंदर ये लेक्चर्स डेली बेसिस पे पोस्ट हो रहे होते हैं। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी जाकर उस फाइल को पोस्ट कर सकते हैं, और अपने बाकी फेलोज के साथ जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सीख रहे हैं उनके साथ भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, और मैं भी वहाँ पे कोशिश करूँगा कि रिस्पॉन्ड करूँ। तो चलें हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालिसिस टेक्निक्स क्या होती हैं। अब देखें, रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है वो सेकंड फेज है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का। अब इस फेज को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टेक्निक्स की हर वक्त ज़रूरत होती है, ठीक है। अब वो जो टेक्निक्स जो कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं हम उनको एनालिसिस टेक्निक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एनालिसिस टेक्निक्स हैं ये बेस्ड कर रही होती हैं चेकलिस्ट के ऊपर। अब वो जो चेकलिस्ट है अगर वो आपको पता होगी तो आप उस एनालिसिस टेक्निक्स को इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो एनालिसिस चेकलिस्ट के ऊपर हम चलते हैं। वो क्या है कि एक चेकलिस्ट जो है बेसिकली वो एक लिस्ट होती है कुछ क्वेश्चंस की, और ये वो लिस्ट होती है जो कि एनालिस्ट जो कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो अपने पास रखते हैं रिक्वायरमेंट्स को असेस करने के लिए, उनको जज करने के लिए, उनको चेक करने के लिए, ठीक है। और हर एक रिक्वायरमेंट जब कोई आपको क्लाइंट आके रिक्वायरमेंट्स देता है तो आप हर एक रिक्वायरमेंट के ऊपर वो क्वेश्चन राइज करते हो जो कि आपने उस लिस्ट में लिखा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 क्वेश्चन है और मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है तो मैं क्या करूंगा, उस रिक्वायरमेंट को मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे चेक करूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे एंड सो ऑन। उन सब के ऊपर मैं उसका आंसर लेने की कोशिश करूंगा कि क्या इस रिक्वायरमेंट में ये चीज़ है, क्या इस रिक्वायरमेंट में कहीं ये मसला तो नहीं है, वो मसला तो नहीं, इस किस्म के कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो हम हर एक रिक्वायरमेंट को उन क्वेश्चन की चेकलिस्ट के अगेंस्ट चेक करते हैं, ठीक है। जब हम चेक कर रहे होते हैं तो या तो 2 पॉइंट्स होते हैं, या तो आपकी रिक्वायरमेंट 100% क्लियर हो जाती है, उसमें कोई मसला नहीं होता, तो आप उसको ट्रस्टेड लिस्ट में डाल देते हो, ठीक है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, जब आप उन क्वेश्चंस के अगेंस्ट अपनी रिक्वायरमेंट को चेक कर रहे होते हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स डिस्कवर हो जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का मकसद ही यही था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको पकड़ सको, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉब्लम डिस्कवर होती है आप उसको क्या करते हो, नोट कर लेते हो केयरफुली, क्योंकि डेफिनेटली अगर प्रॉब्लम है तो उसको डील तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम फ्लो करके आपके सॉफ्टवेयर तक जाएगी और आपका सॉफ्टवेयर भी खराब होगा और आपका क्लाइंट भी आप गवा देंगे जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब
ये चेकलिस्ट बनती कैसे है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक्सेल, मेरे ख्याल में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, इस स्टेज पे आ चुके हैं, तो एक्सेल, एमएस एक्सेल जिसे आप कहते हो, यूज करना सबके लिए बहुत आसान है। आप उस एक्सेल को यूज करके इन क्वेश्चंस की चेकलिस्ट को जनरेट कर सकते हो और अपने लिहाज से कोई अच्छा सा टेम्पलेट तैयार कर सकते हो, जिसकी बेस पे आप इस चेकलिस्ट के ऊपर उन क्वेश्चंस को जो है रन कर सकते हो कि जी ये क्वेश्चन है, इस रिक्वायरमेंट पे रन किया, आंसर ओके आया एंड सो ऑन। जो आपको इजी लगे आप अपनी मर्जी का टेम्पलेट बना सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब एनालिसिस चेकलिस्ट का आपको पता चल गया है कि क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो अब उस चेकलिस्ट के आइटम्स क्या होते हैं उसका कुछ आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहला आइटम होता है प्री मैच्योर डिजाइन, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिक्वायरमेंट जो है वो कहीं प्री मैच्योर डिज़ाइन के अंदर से गुजर रही है। ठीक है। अच्छा, प्री मैच्योर डिज़ाइन के अंदर से गुजरने का मतलब जो है, अगर आप उसको इन अदर वर्ड्स लें तो समटाइम ये होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को बहुत ज़्यादा रिफाइन नहीं होती। ठीक है, वो चीज़ आपने देखनी होती है यहाँ पे। ठीक है, कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो हो सकता है कि वो टूटी फूटी रिक्वायरमेंट दे आपको। जब वो टूटी फूटी रिक्वायरमेंट देगा जो कि नॉन प्रोफेशनल वे के अंदर होगी, तो वो वेल डिजाइन रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली। इन शॉर्ट, वो एक ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि एट द स्पॉट अगर आप उसको एज इट इज उठा के चेकलिस्ट से गुजारोगे तो शायद वो किसी भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई ना कर सके। तो आपने क्या करना है कि उसको एक मैच्योर डिजाइन पे लेके जाना है। बीइंग अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर, आपकी ये आप में खूबी होनी चाहिए कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ के वो क्या चाहता है उसको लिखो और उसके बाद उसको ये इशू दूर करो। इसके बाद कंबाइंड रिक्वायरमेंट्स, क्या आपने ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक रिक्वायरमेंट जो पेश की गई है आपके सामने वो किसी और के साथ कंबाइन होने वाली हो, या फिर वो एज अ सेपरेट अपना वजूद ही ना रखती हो। फिर आपने ये देखना होता है कि अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप जो है कोई ऐसी रिक्वायरमेंट उसके अंदर लिखी जा रही है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था नेसेसिटी चेकिंग, लेक्चर नंबर 19, जिन्होंने देखा है उनको समझ आ गया होगा। तो कहीं आप ऐसी रिक्वायरमेंट तो मेंशन नहीं कर रहे जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। अननेसेसरी तौर पे आप बिला वजह एक सॉफ्टवेयर में एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप उसको डालने की कोशिश कर रहे हो। तो आप एक रिक्वायरमेंट को ये भी चेक करते हो उसके ऊपर। यूज़ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड हार्डवेयर, कहीं रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो हार्डवेयर इस्तेमाल करने की बात हो रही है वो कहीं नॉन स्टैंडर्ड तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्लाइंट नहीं जानता। हो सकता है क्लाइंट ने किसी थर्ड बंदे के पास वो हार्डवेयर चलता हुआ देखा और बोले कि जी मुझे तो वही चाहिए, लेकिन ये आपको बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसको गाइड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कल जब कोई फॉल्ट आएगा तो उसने आपको ही ब्लेम करना है, हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी को जाकर नहीं, क्योंकि उन्होंने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाया तो आपको ही ब्लेम करेंगे। अच्छा, इसके बाद कन्फर्मेंस विद बिजनेस गोल, आपने इस चीज़ को चेक करना है कि जिस बिजनेस के लिए आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो वो क्या उसके साथ जो है मतलब मैच भी करती हैं रिक्वायरमेंट या नहीं। यानी कि हर एक रिक्वायरमेंट आपके किसी न किसी बिजनेस गोल को रिप्रेजेंट कर रही हो। आप देखें, कोई भी क्लाइंट आएगा तो वो किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्यूटराइज करने के लिए ही सॉफ्टवेयर बनवा रहा होगा ना। तो आपने इस चीज़ का माइंड में रखना है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट बता रहा है क्या ये कहीं ना कहीं उन टास्क जिनको ये कंप्यूटराइज करना चाहता है उसके साथ जाके मैच करती हैं, रिलेट करती हैं या नहीं। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स एम्बिग्विटी, ये क्या होता है? सिंपली बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। रिक्वायरमेंट्स एम्बिग्विटी ये होती है कि किसी किस्म की रिक्वायरमेंट में कोई उबहाम ना रह जाए। ठीक है, इस चीज़ को दूर करना, और इस एम्बिग्विटी वाले टॉपिक पे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की थी। इसके बाद रिक्वायरमेंट्स टेस्टेबिलिटी, मीन्स ये कि हर एक रिक्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी बेस पे आप एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट केसेस जनरेट कर सको और उस रिक्वायरमेंट को जब आप इम्प्लीमेंट करो तो प्रॉपरली टेस्ट भी कर सको। अगर एक रिक्वायरमेंट टेस्टेबल ही नहीं है, आप उसको टेस्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर उसका जो वजूद है वो थोड़ा सा खतरे में पड़ जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी खतरे में पड़ जाती है। तो आप हर एक रिक्वायरमेंट को आप ये चेक करते हो क्या ये रिक्वायरमेंट टेस्टेबल है या नहीं है। अच्छा, तो ये कुछ चेकलिस्ट के आइटम्स थे, लेकिन आपने इनको देख लिया तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो आइटम्स हैं क्या यही सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं और इन्हीं के अगेंस्ट हमने चेक कर लेना है एंड दैट्स इट? नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चंस नहीं है ओवरऑल, ये क्वेश्चंस की कैटेगरीज हैं। आपने इन कैटेगरीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फर्दर क्वेश्चन अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के हिसाब से जनरेट करने हैं। यूज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड हार्डवेयर एक कैटेगरी है। अब आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसकी बेस पे आप चेक कर सकते हो कि क्या हार्डवेयर जो यूज होने जा रहा है वो वेल स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है।
ठीक है। इसी तरीके से कन्फर्मेंस विद द बिजनेस गोल्स, अब ये एक कैटेगरी है। अब आपने इस कैटेगरी में रहते हुए कुछ ऐसे गोल्स क्वेश्चन जनरेट करने हैं जिसकी बेस पे आप हर एक रिक्वायरमेंट को चेक कर सको कि क्या ये रिक्वायरमेंट वाकई ही बिजनेस गोल के साथ कंफर्म हो रही है या नहीं हो रही। सो ये क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस की कैटेगरीज आपके हाथ में दे दी गई हैं। आपने हर एक कैटेगरी को समझ के उसकी लिए जो है आपने क्वेश्चन जनरेट करने हैं और उन क्वेश्चन की बेस पे आपने आंसर करना है। तो ये चेकलिस्ट थी। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो, ट्विटर अकाउंट मेरा आपके सामने है, आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक पेज हमारा नीचे लिखा हुआ है। हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर लें ताकि आप हमें सपोर्ट भी दे सकें और आप हमें लेटेस्ट आने वाली जो पोस्ट वगैरह होती हैं उससे अप टू डेट भी रह सकें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एक सपोर्ट है जो आपसे हम मांगते हैं और इस सपोर्ट में भी आपका और आपके कोलीग्स और आपके फ्रेंड्स का फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको लर्निंग होती रहती है और हमारी इससे सपोर्ट होती चली जाती है। तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।